हर साल जब वित्त मंत्री बजट भाषण देते हैं तो हम सब टीवी पर एक ही चीज का इंतजार करते हैं। इनकम टैक्स में कुछ राहत मिली या नहीं, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। पर क्या देश की पूरी आर्थिक कहानी सिर्फ उस 1 घंटे के भाषण में सिमट जाती है? बिल्कुल नहीं। आज हम उस ब्रीफकेस के अंदर झांकेंगे जहां दर्जनों दस्तावेज मिलकर देश की असली आर्थिक तस्वीर बनाते हैं। तो वो जो ब्रीफकेस हम टीवी पर देखते हैं, उसके अंदर असल में क्या है? वो सिर्फ एक भाषण की कॉपी नहीं है, वो देश की अर्थव्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट है। और आज हम पन्ना दर पन्ना इसे खोलकर समझेंगे कि हमारे और आपके टैक्स के पैसे का हिसाब किताब आखिर होता कैसे है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि बजट कोई एक सिंगल किताब नहीं है। ये कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स का एक पूरा कलेक्शन है और हर रिपोर्ट का अपना एक खास मकसद होता है। जी हाँ, 1 दर्जन से भी ज्यादा। लेकिन इसे कागजों का ढेर समझने की गलती मत कीजिए। ये एक तरह से देश के फाइनेंस का यूजर मैनुअल है। तो चलिए इस मैनुअल के सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 4 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, संवैधानिक कोर, मतलब वो कागजात जो कानूनन सबसे जरूरी हैं। दूसरा, राजकोषीय नियम पुस्तिका, जो सरकार के वित्तीय अनुशासन के नियम तय करती है। तीसरा, व्याख्यात्मक गाइड, जो मुश्किल आंकड़ों को आसान बनाते हैं। और चौथा, जवाबदेही रिपोर्ट, जो बताती है कि वादे कितने पूरे हुए। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन दस्तावेजों से जो बजट की बिल्कुल नींव हैं। ये संविधान ने अनिवार्य किए हैं, मतलब सरकार को इन्हें पेश करना ही पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये बजट प्रक्रिया की बुनियाद है। और इस बुनियाद का सबसे अहम पत्थर है वार्षिक वित्तीय विवरण या एएफएस। आसान भाषा में कहे तो ये बजट का दिल है। ये एक मास्टर स्टेटमेंट है जो बताता है कि अगले साल सरकार कहां-कहां से कितना पैसा जुटाएगी और कहां-कहां कितना खर्च करने का अनुमान है। अब सरकार का सारा पैसा आता और जाता कहाँ से है? ये सब 3 अलग-अलग खातों के जरिए होता है, जिनका जिक्र हमारे संविधान में है। पहला है संचित निधि, जो सरकार का मेन अकाउंट है। दूसरा है आकस्मिकता निधि, जो एक तरह का इमरजेंसी फंड है। और तीसरा है लोक लेखा, जिसमें वो पैसा होता है जिसे सरकार सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह रखती है, जैसे हम सबका प्रोविडेंट फंड। संचित निधि को आप सरकार की मेन तिजोरी समझ सकते हैं। टैक्स से आने वाला सारा पैसा, सरकारी कंपनियों का मुनाफा, सब कुछ यहीं जमा होता है। और सबसे बड़ी बात, इस तिजोरी से 1 रुपया भी संसद की मंजूरी के बिना खर्च नहीं हो सकता। लेकिन क्या हर खर्च पर वोटिंग होती है? आइए देखते हैं। नहीं, सरकार के सारे खर्चों पर बहस नहीं होती। कुछ खर्चे, जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, भारित यानी चार्ज्ड होते हैं। ये बिल्कुल घर के उन बिलों की तरह हैं जिनका भुगतान करना ही है, जैसे लोन की ईएमआई। इन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। बाकी जितने भी खर्चे हैं उन्हें मतदेय व्यय कहते हैं और उन पर लोकसभा में बाकायदा मतदान होता है। और यहीं पर लोकतंत्र की असली ताकत दिखती है। हर मंत्रालय और विभाग, चाहे वो रक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, संसद के सामने अपनी योजनाओं के लिए पैसे की मांग रखता है। इसी प्रक्रिया में ये तय होता है कि हमारे टैक्स का पैसा नई सड़कें बनाने पर खर्च होगा, नए स्कूल खोलने पर या फिर किसी और योजना पर। और इसका स्केल कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा लगाइए। इस बजट में सरकार ने 102 अलग-अलग मांगें रखी हैं। हर मंत्रालय अपनी ज़रूरतें बताता है, संसद उन सब पर बहस करती है, समीक्षा करती है और फिर उन्हें पास करती है। अच्छा, अब बात करते हैं सरकार के अपने नियमों की, मतलब उसके सेल्फ डिसिप्लिन की। एफआरबीएम अधिनियम ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को वित्तीय अनुशासन में रखने का काम करता है। ये पक्का करता है कि सरकार जिम्मेदारी से उधार ले और खर्च करे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर गैर जरूरी बोझ न पड़े। मतलब ये सिर्फ 1 साल की प्लानिंग नहीं है। एफआरबीएम कानून सरकार को अगले कुछ सालों के लिए एक साफ और जिम्मेदार फाइनेंशियल रोड मैप बनाने को कहता है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। तो ये दस्तावेज अगले 3 साल का एक एक्शन प्लान सामने रखते हैं। इसमें देश के कर्ज और घाटे को काबू में रखने के लिए साफ-साफ लक्ष्य तय किए जाते हैं। और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्थिर अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब है कम महंगाई और विकास के बेहतर मौके।
चलिए अब उन दस्तावेजों की बात करते हैं जो बजट के मुश्किल आंकड़ों को हम सबके लिए आसान बनाते हैं। इन्हें आप बजट का डिकोडर भी कह सकते हैं। यही हमें बताते हैं कि सरकार की कमाई और खर्च का असल में मतलब क्या है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है। राजस्व बजट मतलब आज देश को चलाने का खर्चा, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सब्सिडी। और पूंजीगत बजट मतलब कल का देश बनाने का खर्चा, जैसे नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पोर्ट्स बनाना। एक आज के लिए है तो दूसरा भविष्य के लिए। और इन चीजों को समझने के लिए ये दस्तावेज हमारे गाइड हैं। पैसा आ कहाँ से रहा है, इसके लिए प्राप्ति बजट देखिए। पैसा जा कहाँ रहा है, इसके लिए व्यय बजट है। और अगर पूरी तस्वीर एक साथ एक नज़र में चाहिए तो उसके लिए बजट एक नज़र में डॉक्यूमेंट है। और ये चार्ट जिसे हम अक्सर सुनते हैं, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, पूरी कहानी को बहुत सिंपल बना देता है। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार की कमाई के सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं, जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स, और वो पैसा किन बड़ी चीजों पर खर्च हो रहा है, जैसे ब्याज चुकाने में या राज्यों को उनका हिस्सा देने में। ठीक है, तो वादे हो गए, पैसे भी अलॉट हो गए, लेकिन क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं? अब हम उन दस्तावेजों पर आते हैं जो जवाबदेही तय करते हैं। ये रिपोर्ट्स हमें इसी सवाल का जवाब देती हैं। ये एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना पैसा खर्च हुआ, जिसे आउटपुट कहते हैं, बल्कि ये मापता है कि उस पैसे से जमीन पर हासिल क्या हुआ, जिसे आउटकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 स्कूल बनाना एक आउटपुट है, लेकिन उन स्कूलों से कितने बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधरा, ये एक आउटकम है। और ये दस्तावेज सरकार की जवाबदेही को और भी पक्का करता है। इसमें सरकार खुद बताती है कि पिछले बजट में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थीं, उन पर कितना काम हुआ है और वो अभी किस स्टेज पर हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी सारी रिपोर्ट्स और इतनी जटिलता की जरूरत क्या है। ये आखिरी सेक्शन हमें बताता है कि ये पूरा ढांचा हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई या नौकरशाही नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है। ये संसद और आम जनता को सरकार से सवाल पूछने और उसे अपने हर वित्तीय फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराने की ताकत देता है। तो जब आप इस पूरे नक्शे को समझ गए हैं, तो अगली बार आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझेंगे। आप ये देख पाएंगे कि सरकार की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सवाल ये है कि अगले बजट में आपकी नज़र किस पर होगी, सिर्फ टैक्स स्लैब पर या फिर देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी।